इन्होंने अपना आईबीपीएस पीओ जैसा टफ एग्जाम क्लियर किया है अपने फर्स्ट ही अटेम्प्ट में। हाँ, कि उनको हमेशा बैंकिंग अवेयरनेस के लिए, बैंकिंग स्टडी के लिए एक वीडियो सोर्स को फॉलो करना चाहिए। बहुत ही अच्छी, मतलब यस। ये स्मार्ट स्ट्रैटेजी अगर मैं आपको बोलूं कि मतलब आपने आपका मार्क को रिव्यू कर लिया पहले ही गो में कि यही क्वेश्चंस करने हैं, मुझे और किसी पे जाना ही नहीं है, टाइम वैसे वेस्ट करना मैम ही नहीं डीआई में से हो जाती थी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से गाइडलाइन को फॉलो किया है, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं है। डीआई के, तो वो हैबिट बन गई थी वो करने की। ठीक है। उसके बाद अगर मैं ओनली बोर्ड दूं ना, तो मेरे को क्वांट जल्दी होता था गाइडलाइन के बाद। मेरा ब्लड ग्रुप हाँ क्या है? हाँ मैंने कहा बी पॉजिटिव। हाँ। फिर मैंने कहा ओ बी पॉजिटिव बेटा, बी पॉजिटिव अच्छा ही होगा। क्या ये सोच के रुके रहना है कि सिलेक्शन होगा या नहीं, या चलना है हर रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हुए? सो हेलो माय डियर फ्यूचर बैंकर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारे साथ है एक ऐसी कहानी जो सिर्फ मोटिवेट ही नहीं करती, इनफैक्ट एक ब्लूप्रिंट बन सकती है आपकी जर्नी में, आपको सिलेक्शन दिलवाने में। तो आज हमारे साथ हैं गरिमा अग्रवाल। इन्होंने अपना आईबीपीएस पीओ जैसा टफ एग्जाम क्लियर किया है अपने फर्स्ट ही अटेम्प्ट में। सो आइए देखते हैं गरिमा की कहानी उन्हीं की जुबानी कि उन्होंने कैसे अपने लाइफ में जो उनके लाइफ में हर्डल्स आए, कैसे उनको पार किया और कैसे उन्होंने कंसिस्टेंटली डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करके आज ये मुकाम हासिल किया है। तो जैसे आपने बताया कि आप ग्रेजुएशन के टाइम पे आपने थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दी थी, तो मतलब उस प्रिपरेशन में आप क्या करते थे? मतलब आप कॉलेज के बाद पढ़ाई करते थे, कॉलेज की भी पढ़ाई करते थे, फिर कितना टाइम आप बैंकिंग की प्रिपरेशन को दे रहे थे इन 3 सालों में? जैसे आपको मैं अगर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर बाय करके करके बताती हूँ। हाँ। फर्स्ट ईयर में तो मैम मैंने ना जैसे वीडियो सोर्सेज पे ज्यादा किया कि ठीक है, अंकुश लांबा सर की जो 1000 पजल सीरीज है उसकी एक वीडियो डेली करनी है। और क्वांट में जैसे एक टॉपिक सिलेक्ट किया तो उसके जैसे मैं 2 डेज के बना लेती थी, एक दिन वीडियो सोर्स, सेकंड डे सेल्फ प्रैक्टिस। ऐसे दो दो करके मल्टीपल रिवीजन होती गई। हाँ। और इंग्लिश के लिए तो मैं बस रीडिंग ही करी थी, कभी कोई पसंदीदा नॉवल देख ली, कभी कोई मैगजीन वगैरह। ठीक। फर्स्ट ईयर में ये किया। फिर सेकंड ईयर में तो मैम मेरा ना बैंकिंग के लिए थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि मेरी मम्मा की बैक में पेन है, ठीक है। लोअर बैक में। तो उस टाइम ना मुझे ऐसे लग रहा था, ठीक है, मतलब ना मेरे में ना खुद से टीचर की क्वालिटी है, मैं खुद को पढ़ाती रहती हूँ। तो हाँ मुझे ये था कि मम्मा की हेल्प भी हो जाएगी, बैंकिंग को छोड़ के मैं टीचर बन जाती हूँ, अच्छा खासा कमा लूंगी, हाँ 30-35 तो मिल ही जाएंगे। तो फिर उस टाइम मेरे को कम हो गया। फिर मम्मा को ये बात रियलाइज है कि तू पढ़ क्यों नहीं रही है। मैंने कहा मम्मा कर लूंगी, मैं कर लूंगी। हाँ। क्योंकि वो फर्स्ट ईयर में देखते आए हैं कि मैं बैंकिंग को टाइम दे रही हूँ, सेकंड ईयर में टाइम नहीं दे रही। ये, तो फिर एक दिन उन्होंने बिठा के पूछा अच्छी तरह हाँ क्या बात है। फिर मम्मा ने कहा पागल है तू। हाँ। रियली उनका फर्स्ट रिप्लाई ये था, पागल है तू। तो फिर मम्मा ने समझाया कि तू अपनी लाइफ क्यों खराब कर रही है, मेरा जो होगा देखा जाएगा। तो फिर मैंने दोबारा सेकंड ईयर में मेरा कम ही रहा। उस टाइम मैंने फिर कंप्यूटर कोर्स कर लिया था एक, मेरे को लगा आगे काम आएगा, कंप्यूटर कोर्स भी कर लेती हूँ। तो फिर सेकंड ईयर में मैं ऐसे चला गया। फिर थर्ड ईयर में बिल्कुल जम के, भाई अब तो नेक्स्ट ईयर देना है एग्जाम। तो हाँ। उस टाइम मैंने पीडीएफ सोर्स से ज्यादा पढ़ा दी थी, ठीक है। गाइडली का बंडल करती थी मैं, ठीक है। इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग का। ठीक है। तो उसके बाद में फिर जब हाँ, आपने कॉलेज का पूछा मेरे से, तो कॉलेज में मैं जब मेरे एग्जाम आते थे तभी करती थी, और टाइम नहीं करती थी। तो गरिमा, जैसे आप जो ग्रेजुएशन के टाइम पे आपको क्लासेस में पढ़ाते थे, आप उतना पढ़ते थे, फिर उसके बाद आप घर पे आके बैंकिंग की ही प्रिपरेशन करते थे? यस मैम, क्लासेस का। और उसके बाद में जब एग्जाम टाइम होता था तो फिर मैं बैंकिंग का कम करके ग्रेजुएशन का ज्यादा कर लेती। ठीक है। क्योंकि मैं, मेरा अल्टीमेट गोल ये था कि ठीक है भाई, मेरे को तो सिर्फ पासिंग मार्क करना है ग्रेजुएशन का, बैंकिंग मेरा मेन एम है, तो मैं उसको ज्यादा टाइम देती। ठीक है। मतलब आपने सिर्फ इन 3 सालों में कंसिस्टेंटली धीरे धीरे रोज पढ़ पढ़ के कॉलेज के साथ अपनी ग्रेजुएशन भी खत्म कर ली, और साथ ही में जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन खत्म हुई आपके हाथ में बैंकिंग का जॉब था, आईबीपीएस पीओ का जॉब था। जी मैम, मैं ये बीकॉम करने के बाद में फिर मुझे ये था कि बैंकिंग होगा नहीं होगा फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि आरआरबी भी नहीं दिया, आईबीपीएस पीओ फर्स्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट तो मैम खुद से डर लगता है कि अगर मैं ये ना करती, ये करती तो ये हो जाता। वो वाली सिचुएशन। तो फिर मैम मम्मा ने सजेस्ट किया तू एमकॉम भी साथ के साथ कर ले, कि अगर मान लो 2 साल में बैंकिंग नहीं होती तो फिर तेरे पास एमकॉम की डिग्री होगी। सही तो बात। फिर मैंने इग्नोउ से कोरस्पोंडेंस से एमकॉम चल रही है। वेरी हाँ। नाइस। बहुत ही बढ़िया। तो गरिमा, आपके सोर्सेज क्या क्या तो थे? आईबीपीएस पीओ के लिए मैम मैंने प्री और मेंस के लिए डिफरेंट सोर्सेज फॉलो किए हैं। जैसे कि अगर इंग्लिश से स्टार्ट करें,
तो इंग्लिश में मैंने जैसे प्री के लिए तो YET यूअर इंग्लिश ट्यूटर को फॉलो किया। उनके जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होते हैं पैसेज वाले हिंटू एनालिसिस के, वो किए। और जो मेंस में आई ना, तो मैंने मनीषा मैम की परफेक्शन क्लास फॉलो की ठीक है। मेंस के लिए। हाँ जी। और बाकी मैं जैसे रीडिंग कर ही रही थी तो उसमें बेस बिल्डिंग हो रहा था। ठीक है। और क्वांट पे मैंने प्री के लिए आशीष सर को फॉलो किया है, और हम्म, मेंस के लिए हर्षिल अग्रवाल सर को। ठीक है। और रीजनिंग के लिए मैम मैंने जैसे आपको बताया था कि ग्रेजुएशन में मैंने प्री के लिए अंकुश लांबा सर की 1000 पजल वाली फॉलो कर ली थी। ठीक उसके है। बाद में मेंस का कंटेंट मैंने वर्चुअस यूट्यूब चैनल से किया है। हाँ, ठीक है। ठीक है। और जीए के लिए मैम मैं चाहती हूँ कि एस्पिरेंट मेरे को फॉलो ना करें इसको लेके। जो मेरी एक्सपीरियंस है वो उनको जरूर शेयर करूंगी। हाँ जी। जीए के लिए मैम पहले तो मैम मैंने परचम क्लासेस को फॉलो किया। उसमें मैम मैं बैंकिंग वाला पोर्शन नहीं देखती थी, जनरल वाला देखती थी। ठीक है। और फिर मुझे एग्जाम जैसे नवंबर स्टार्टिंग में रियलाइज हुआ कि मेरे को तो बैंकिंग और ये बैंकिंग अवेयरनेस की कम नॉलेज है। तो फिर मैंने स्मार्ट केडा का मॉक ड्रिल खरीद लिया। ठीक है। तो मैम यहाँ पे मेरी बिगेस्ट मिस्टेक है जो एस्पिरेंट को नहीं करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, हाँ। कि उनको हमेशा बैंकिंग अवेयरनेस के लिए, बैंकिंग स्टडी के लिए एक वीडियो सोर्स को फॉलो करना चाहिए। पीडीएफ करो वो अपनी सेल्फ रिवीजन के लिए, लेकिन मैम वीडियो सोर्स तो होना ही चाहिए। एग्जैक्टली, ठीक है। तो आपने सिर्फ पीडीएफ सोर्स फॉलो किया था जीए के लिए? नहीं मैम, जो जनरल वाली है वो तो मैं परचम क्लासेस यूट्यूब से कर रही थी, हाँ वो जी। मुझे सही भी लग रहा था। ठीक है। लेकिन जो बैंकिंग वाला पोर्शन है वो मेरे को उन सर का समझ नहीं आता था। और ठीक। फिर मेरे को लगा कि ठीक है भाई, वीडियो के लिए मैं टाइम दे रही हूँ, हाँ। और जो बैंकिंग वाला है वो मैं खुद कर लूंगी। और कुछ अंदर से ये भी था, बस की हूँ तो थोड़ा बहुत पता है। लेकिन मैम नहीं करना चाहिए था, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। ठीक है। इस अगर मैं इसको फॉलो करती ना तो मैं बेटर परफॉर्म कर पाती। अगर मैं इस मिस्टेक को करेक्ट करके हाँ जी। जैसे वीडियो को फॉलो करती तो मैं और बेटर परफॉर्म कर पाती। ठीक है। तो आप न्यूज़पेपर रीड करते थे गरिमा? नहीं मैम, न्यूज़पेपर नहीं। मुझे न्यूज़पेपर से कभी समझ नहीं आया। रीडिंग का पार्ट मैंने नोवेल से किया है, न्यूज़पेपर को नहीं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे हर एक एस्पिरेंट का एक वीक पॉइंट होता है, एक स्ट्रांग पॉइंट होता है, तो आपका कौन सा सब्जेक्ट, कौन रीजनिंग, इंग्लिश में, जीए में, कौन सा, किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन से आपको डर लगता था कि यार ये टॉपिक मेरा या फिर ये सब्जेक्ट मेरा वीक है, मैं इसको कैसे, आपने उसके ऊपर कैसे वर्क किया? जैसे मैंने आपको बताया कि जीए से मेरे को स्टार्टिंग से डर लगता था, और वो ही मेरी रह गई मिस्टेक। जीए मेरा वीक सब्जेक्ट है, और क्वांट मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। वेरी नाइस यार। तो जीए के लिए तो मैम, हाँ जी के लिए तो मैं कहूंगी कि आप मेरी मिस्टेक्स से सीखें और अच्छा परफॉर्म करें। और क्वांट के लिए मैम मैं यही कहूंगी कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना उतना बढ़िया है, क्योंकि क्वांट प्रैक्टिस से ही आता है। नहीं और वही मतलब, मेरा फिर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन गया। वो आपकी बात ठीक है, क्वांट प्रैक्टिस से आता है, लेकिन यार अगर मैं अपनी भी बात करूं, मुझे खुद डर लगता है क्वांट से, अभी भी डर लगता है, आज भी डर लगता है। तो आपने मतलब आपका स्टार्टिंग से ही स्ट्रांग था, या फिर आपने क्या उसके ऊपर वर्क किया? मतलब जैसे आप एग्जाम में जब आप या फिर मॉक देते थे, आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहती थी अटेम्प्ट करने की क्वांट को? ओके मैम, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि मैंने स्ट्रॉन्ग कैसे किया। वैसे तो मेरा ठीक ठाक था क्वांट, पर मैम मैं एक आपको और एस्पिरेंट को एक ऐप सजेस्ट करना चाहूंगी। उस ऐप का नाम है बैंकिंग मैथ्स मास्टरमाइंड। मैं आपको शेयर भी कर दूंगी वो। ठीक तो है। मैं ना उसके ऊपर जैसे एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के, डिवीजन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करती रहती थी, जिससे मेरा स्पीड मैथ स्ट्रॉन्ग हो गया। हम्म। ये करने के बाद में और फिर मैं मॉक पे उसको इम्प्लीमेंट करती थी। और रही बात मॉक अटेम्प्ट करने की, तो जैसे मैं सबसे पहले IBPS PO में मैम टाइम 20 मिनट्स होता है, 35 क्वेश्चन करने होते हैं आपको। तो मैम सबसे पहले तो ना मैं स्टार्टिंग में देखती थी, अगर मेरे को सिंप्लीफिकेशन या नंबर सीरीज या फिर ये जैसे कि जो बेसिक स्पीड मैथ होता है वो अगर है तो मैं उसको पहले इम्प्लीमेंट कर हाँ। दूंगी उसको। उसके बाद में अगर मेरे को DI लग रहा है कि हाँ ये हो जाएगी, वैसे हाँ। मैम DI में से हो जाती थी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से गाइडलाइन को फॉलो किया है। उसमें लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं हाँ। DI के, तो वो हैबिट बन गई थी वो करने की। ठीक है। उसके बाद अगर मैं ओनली बोर्ड दूं ना तो मेरे को क्वांट जल्दी होता था गाइडलाइन के बाद में, हाँ तो जी। वो करती थी। उसके बाद में ही मैं अरिथमेटिक पे जाती थी।
ठीक है, अरिथमेटिक में भी जो शॉर्ट क्वेश्चन हो, क्योंकि टाइम टाइम बाद है, आप 20 मिनट में 35 क्वेश्चन नहीं कोई कर सकते। रेयरेस्ट ही पर्सन करेगा। हाँ जी। तो फिर मेरी तो यही स्ट्रेटेजी थी, पहले स्पीड मैथ, उसके हम्म, बाद में डीआई, उसके हम्म, बाद में डीआई भी अगर वो है करने लायक है तो हम्म, 2 डीआई आती है। हम्म, एक डीआई अगर हो जाए तो भी 5 नंबर पक्के आपके। हाँ उसके बाद में फिर अरिथमेटिक। ठीक है। तो आपने कितने अटेम्प्ट किए थे प्रीलिम्स में, अगर आपको याद हो, क्वांट्स का अटेम्प्ट? मैम सेक्शन वाइज नहीं है, टोटल 87 किए थे। वेरी नाइस यार, आपका अटेम्प्ट भी बहुत ज्यादा अच्छा है प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग, एंड वो भी पीओ प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट। इजी आ गई थी मैम। टू बी ऑनेस्ट शिफ्ट इजी थी मैम, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ था। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन हुआ, चलो ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें इंग्लिश की, क्योंकि इंग्लिश में ना एक्यूरेसी बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है, तो इंग्लिश को आप कैसे टैकल करते थे? इंग्लिश में मैम वही जैसे रीडिंग से तो बेस बिल्डिंग हो जाती है, आरसी आप जल्दी जल्दी रीड कर पाती हो अगर आपकी रीडिंग के ऊपर अच्छी ग्रिप है तो। ठीक है। उसके बाद में अटेम्प्ट करने पे मैम जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं उनको लास्ट में रखती हूँ। अगर अगर ऐसा लगता है कि हाँ ये 70-30 वाला है, कि 70% करेक्ट होने के चांसेस है, 30% नहीं है, तो उसको कर देती हूँ, देखा जाएगा। मॉक में कर देती हूँ, एग्जाम में नहीं करती उसको। ठीक है। यही स्ट्रेटेजी थी। जो ठीक। इजी वाले क्वेश्चन है वो तो उसी टाइम अटेम्प्ट कर देती थी, क्योंकि इंग्लिश में ना यूं आपके पास ना काफी टाइम होता है, आप ना टोटल कर सकते हो वो टाइम। हम्म, हम्म। तो एनालिसिस जब आप करते थे, मॉक्स का एनालिसिस, जैसे प्रीलिम्स की अगर मैं मॉक्स की बात करूँ, आप एनालिसिस करते थे या नहीं करते थे? अगर करते थे तो आपका क्या स्ट्रैटेजी रहता था? क्योंकि जैसे गलत क्वेश्चंस को भी देखना है, जो नहीं किए हैं क्वांट में उनको भी सॉल्व करना है, कैसे करते थे आप? एनालिसिस करना मस्ट है मैम, कोई इसको छोड़ नहीं सकता। मोक मोक देने का ही मतलब ये है कि अटेम्प्ट तो करो, उसके बाद में सीखो, एनालाइज करो। तो हम्म, मैम सबसे पहले तो मैं चेक करती थी कि रॉन्ग क्वेश्चन कौन से हुए हैं, कि जो उसका उसका मतलब है कि मेरे कंसेप्ट में गड़बड़ है या फिर मैंने सिली मिस्टेक कर दी। हाँ तो जी। पहले रॉन्ग क्वेश्चन को चेक करो, उसके हम्म, बाद में अनअटेम्प्टेड को, उसके हम्म, बाद में मैं अटेम्प्टेड को भी चेक करती थी मैम। जैसे मान लो कि मेरे को याद है, जितना आप अटेम्प्टेड क्वेश्चन को दोबारा करोगे, जितना आप उससे सीखोगे ना, उससे आप उसके कंपैरिजन में आप दूसरी चीज से नहीं सीख सकते। सही बात है। अगर जैसे क्वांट में कोई क्वेश्चन है, उसमें ना आपने मॉक अटेम्प्ट करते टाइम कोई स्ट्रेटेजी लगाई, कोई ट्रिक, हम्म, अगर उसी को अगर आप बाद में चेक कर रहे हो, तो उसके बाद में आपको पता चलता है अच्छा ये इस अटेम्प्ट इस अप्रोच से भी हो सकता था, दूसरी अप्रोच से भी हो सकता था, तो कौन सी अप्रोच बेटर है, ओ, उससे ज्यादा सीखने को मिलता है। सही बात है, ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो उसके बाद मेंस की अगर मैं बात करूं, और जैसे आपकी ग्रेजुएशन खत्म होगी, तो ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद आपके पास कितना टाइम था? आपने घर पे बैठ के जो फुल टाइम प्रिपरेशन जो हम करते हैं, वो आपने कितना टाइम करा था? और मेंस के लिए आपने कैसे अपना, जैसे मेंस की अप्रोच टोटली डिफरेंट होती है, जैसे रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, है ना, तो आपने वो सब चीजें कैसे टैकल करी थी? मैम मैं जैसे 3 ईयर ग्रेजुएशन में था, तो फर्स्ट ईयर मैंने प्री को दिया मेनली, उसके बाद में थर्ड ईयर सेकंड ईयर में मैंने कम किया। थर्ड ईयर में मैंने मेंस को ज्यादा दिया, जैसे मेंस की पजल हो गई, या फिर जो अरिथमेटिक के बिग क्वेश्चन होते हैं हाँ जी। वो सब मैंने मेंस को दिया। इससे थर्ड ईयर में मेंस स्ट्रॉन्ग हो गया। उसके बाद में आपने कहा जैसे ग्रेजुएशन के पेपर देने के बाद में अप्रोक्स मेरे पास 4 to 5 मंथ्स थे, हम्म, जो मैंने फुल फ्लेज्ड बैंकिंग को दिए हैं। उसमें मैम मैंने मॉक देना स्टार्ट कर दिया था। हम्म, स्टार्टिंग में प्री दिया, फर्स्ट मॉक में तो मैं मेरे हक्की बक्की हो गई। वही आता तो सब कुछ है, ये हो क्यों नहीं रहा, मतलब इतना, मतलब ना जैसे अब उसका एनालाइज करूँ, ये क्वेश्चन मेरे को आता है, हाँ लेकिन जी। फिर ये मैं नहीं कर पाई। वो टाइम मैनेजमेंट सीखी मैंने स्टार्टिंग के मॉक्स में। ठीक उसके बाद में फिर मेंस के भी मॉक में दे रही थी, सेक्शनल वाले दे रही थी, फुल हाँ वाले जी। नहीं दे रही थी। ठीक तो है। हाँ, तो उसके मॉक को एनालाइज करने के बाद, जैसे आपने कहा अप्रोच अलग होती है, बिल्कुल हम्म, अलग होती है। प्री हम्म, वाले में तीनों था सारे देखती थी। मेंस वाले जो सेक्शनल लेती थी, उसमें ये देखना होता था कि भाई ये क्वेश्चन तो छोड़ने लायक ही था, नहीं हाँ, करना था ये, या हम्म, इसकी तरफ इसको टाइम भी नहीं देना था। कुछ ठीक, क्वेश्चन ऐसे होते हैं। हम्म। हाँ, तो वो वाली मैंने फिर वो वाली अप्रोच मैंने सीखी उससे। अच्छा, फिर उसी टाइम पे आप मार्क फॉर रिव्यू पे क्लिक कर देते थे, फिर आप पार्ट टू जिसको आप बोल रहे हो कि सेकंड गो में आपको जो आपने मार्क फॉर रिव्यू किए हैं उन क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करना है, इधर उधर नहीं देखना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। बिल्कुल मैम। हाँ बहुत जी। ही अच्छी, मतलब यस दिस मैम। इज स्मार्ट स्ट्रैटेजी अगर मैं आपको बोलूं, कि मतलब आप आपका मार्क फॉर रिव्यू कर लिया पहले ही गो में, कि यही क्वेश्चंस करने हैं मुझे और किसी पे जाना ही नहीं है, टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। यस मैम।
ये स्ट्रेटेजी मॉक से ही आई मैम, क्योंकि मॉक में भी ना वे लोग ऐसे करते थे, लास्ट में हाँ जो जी। डुएबल क्वेश्चन होते हैं वो रखते हैं, स्टार्टिंग में हार्ड वाले रखते हैं। हाँ हाँ तो हाँ। मॉक से सीखने को मिला ये। ठीक है। तो अगर मैं आपसे कुछ और टाइम मैनेजमेंट की, चलो आपने बता दिया, आपने मतलब फुल टाइम, जब आप फुल टाइम पढ़ाई कर रहे थे तब आपने कैसे किया, मतलब आप क्या आपका शेड्यूल कर रहे थे, डेली शेड्यूल, आप टू डू लिस्ट बनाते थे, आप स्पीड मैथ्स के लिए क्या करते थे, आप टेबल्स लर्न किए थे या नहीं किया था, क्या कुछ आपने मतलब जो एक एस्पिरेंट को आपसे सीखने को मिले कि यार ये तो करना ही करना है, आप क्या मतलब बताना चाहोगे? यस मैम। तो सबसे पहले तो जैसे स्पीड मैथ के लिए वो मैं आपको शेयर कर दूंगी, मैं चाहूंगी एक्सपीरियंस आप भी इसको मैक्सिमम 15 मिनट्स दे देंगे ना, आपको नेक्स्ट डे आपको आउटकम दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। स्पीड मैथ के लिए मैंने वो किया। हम्म। उसके बाद में जैसे रिवीजन के लिए कहा आपने टेबल, तो मैंने ना क्विक नोट्स बना रखे थे, आपको ही फॉलो किया था मैम मैंने उसके लिए। ठीक आपने है। CTWT में दिखाए थे ना, मुझे लगा ये वाला बहुत बेनिफिशियल रहेगा। मैं हाँ। आपको वो भी शेयर कर दूंगी मेरे नोट्स। मैंने रीजनिंग की पजल्स के लिए कुछ बना रखे थे, और कुछ स्पीड मैथ के लिए हाँ। टेबल्स वगैरह, या फिर कोई ट्रिक है जैसे कि प्लस माइनस में क्वाड्रेटिक में क्या आता है, माइनस माइनस में प्लस प्लस एस माइनस ऐसे। हाँ जी। हाँ हाँ। और और रही बात जैसे टाइम मैनेजमेंट की, तो शेड्यूल की, तो फिर मैम जैसे स्टार्टिंग में तो मैं घर का काम करती थी, क्योंकि मम्मा की बैक में पेन है। हम्म। ज्यादा तो वो करवाते नहीं थी, जैसे हाँ घर की जी। साफ सफाई। हाँ जी। उसके बाद में ये फिक्स टाइम था कि 9 बजे तो पढ़ने बैठना ही है। ठीक है। फुल फ्लैट की बता रही हूँ मैं आपको। तो हाँ। 9 बजे से लेके 11 बजे तक 2 घंटे मैं देती थी गाइडली की पीडीएफ को, ठीक है। पीडीएफ बंडल को। हम्म। उसमें मैम जैसे लग रहा होगा आपको 2 घंटे ज्यादा है, क्योंकि मैंने देखा है बच्चों से आपसे में कि वे लोग तो जल्दी कर लेते हैं उसको। पर हम्म। मैम फिर मैं उसको ना प्रॉपर एनालाइज करके करती थी, जैसे कि डीआई होती है उसके अंदर, तो डीआई में ये वाला अच्छा ये रहेगा, क्वेश्चन को अगर मैं इस तरीके से सोचूंगी तो ज्यादा बेटर रहेगा। हम्म। मेरा ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आप अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाओगे ना, या खुद की अप्रोच लगाओगे क्वेश्चन को करने में, वो बेस्ट रहेगा। राइट। ये वाली चीज है। उसके बाद में फिर 11 से लेके 1 बजे तक मैं कोई सेक्शनल दे लेती थी। हम्म। उसके बाद में फिर लंच टाइम हो जाता था। उसके बाद में मैम मैं जैसे कि जो क्वेश्चन जो मैंने सेक्शनल दिया उनको एनालाइज करना, तो ठीक उसमें है। भी मैम मेरे को बहुत टाइम लग जाता था। हम्म। अप्रोक्स 2 बजे दोबारा बैठती थी, 2 से 4 बजे तक वो हो जाता था। ठीक है। उसके बाद में मैम जैसे अगर मेरे को लग रहा है कि मेरे को ये वाली क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो वो करती थी। हम्म। और फिर शाम वाले टाइम में मैं परचम क्लास की रोज की जैसे हम्म। आती है हाँ जी। करंट अफेयर्स, वो करती थी। ठीक है। यही ओवरऑल था मैम। ठीक है। तो नहीं, जैसे रीजनिंग में आप पजल्स अटेम्प्ट करे थे आपने मेंस एग्जाम में? हाँ मैम, इस बार पिछली बार रीजनिंग टफ थी, इस बार रीजनिंग इजी थी, तो मैंने इनपुट आउटपुट अटेम्प्ट किया था। और 2 मार्क्स वाले में एक पजल भी अटेम्प्ट की थी। अच्छा। उसके बाद में 1 मार्क्स वाले में आई थिंक जो फोर फोर क्वेश्चन वाली थी वो अटेम्प्ट की थी, और मिसलेनियस किए थे। तो मैं ये पूछ रही थी कि जैसे रीजनिंग में आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी, क्योंकि पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है। पहले मिसलेनियस भी आते थे, जैसे इनइक्वालिटीज आ रहे हैं, कोडेड है ना अभी, जैसे सिर्फ फोकस कर रहे हैं ये लोग पजल्स के ऊपर, इनपुट आउटपुट कोडिंग डिकोडिंग और क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग आपने कैसे मैनेज किया था एग्जाम में, और आपने क्या कैसे प्रिपरेशन करी थी उसकी, और एग्जाम में आपने कौन कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, मॉक्स कौन से लगाए थे मेंस के लिए? ठीक है मैम, रीजनिंग सेक्शन की स्पेसिफिकली बात करें, तो मैंने क्रिटिकल रीजनिंग अटेम्प्ट नहीं की, क्योंकि जब मैं मॉक दे रही थी तो मुझे उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था। हाँ। और जैसे मैंने आपको बताया, मैंने मीन्स के लिए विजुअल यूट्यूब चैनल को फॉलो किया, तो वो सर भी मतलब इसी पर्सपेक्टिव से थे कि जब तक आपको क्रिटिकल रीजनिंग मॉक में नहीं आ रहे, या हम्म। मॉक में आप कर पा रहे हो, दोनों तरफ एनालाइज करो, उसके बाद में ही मेंस के एग्जाम में दो। ठीक तो है। वो वाली चीज मैंने माइंड में रखी, तो नहीं की मैम। मैं उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग ग्रिप नहीं थी, तो मैंने क्रिटिकल रीजनिंग नहीं की अटेम्प्ट। ठीक है। और मेंस के जो मॉक है वो मैंने गाइडली से दिए थे। ठीक है। मतलब आपने पूरे मॉक्स गाइडली से दिए और क्रिटिकल रीजनिंग बिल्कुल अटेम्प्ट ही नहीं करी? यस मैम, रीजनिंग सेक्शन में क्रिटिकल रीजनिंग अटेम्प्ट नहीं की। और मॉक्स मेनली मेंस के मॉक्स गाइडली से दिए हैं। और ओनली बोर्ड की लाइव देती थी, ताकि मेरे को आइडिया मिले कि अलग अलग मॉक से क्या सिचुएशन है मेरी, ठीक है। एनालाइज करता हूँ। तो रीजनिंग का आपका जैसे आपने मॉक दिया या फिर अपने रियल टाइम एग्जाम में, आपका स्ट्रैटेजी क्या रहता था कि मुझे पहले ये वाले क्वेश्चंस करने हैं, फिर मुझे यहाँ पे जाना है, अगर मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा तो फिर मुझे क्या करना है? यस मैम,
वो मॉक के दौरान जैसे जो स्ट्रेटेजी आप कर रहे हो वही मैंने मेंस में फॉलो की। सबसे हम्म, पहले तो मैं क्वेश्चन जैसे वन बाय वन जाती थी। अगर मेरे को लगता है हाँ ये वाला मेंस की पजल मैंने की हुई है या मेरे फैमिलियर है मेरे से, तो हम्म, मैं उसको मार्क्स को रिव्यू कर लेती थी। ठीक है। और करना तो सबसे पहले मिसलेनियस ही था। तो हम्म, फिर सबसे पहले मिसलेनियस किया, उसके बाद में जो मार्क्स को रिव्यू के लिए थे वो किया। हम्म, और इनपुट आउटपुट मैम कोड की ग्रेड से मैंने ये माइंड में सेट कर रखा था कि ठीक है भाई लास्ट में ही करेंगे, कि हाँ, पार्ट टू के स्टार्टिंग में कर लूंगी, पार्ट वन पहले कंप्लीट करूंगी। ठीक है। पार्ट वन मेरा कहने का मतलब 2 मार्क्स वाले नहीं कि हाँ जी, हाँ। वन गो में, पहले मैं पूरा पेपर देख लेती थी। अच्छा, वैसे। उसमें जो फर्स्ट फर्स्ट पार्ट में करना है, फर्स्ट गो में करना है वो तो कर दिया। हाँ, मेनली मिसलेनियस होता है उसके अंदर। हाँ। फिर जो सेकंड पार्ट में जो थोड़े हाई रिस्क की है भाई, होंगे नहीं होंगे, जैसे हम्म, कि अगर कोई पजल है या हम्म, फिर कोई कोडिंग डिकोडिंग में मेरे को नहीं था, मैंने उसको स्किप ही किया। ठीक है। जैसे इनपुट आउटपुट है तो मैं उसको करूंगी। तो मैम इन मेंस के एग्जाम में बोर्ड की ग्रेड से पार्ट वन में इनपुट आउटपुट हो गया, वो ठीक भी 2 नंबर का। क्या ठीक। सेटिस्फेक्शन मिली थी ना उस टाइम। और हाँ, फर्स्ट फर्स्ट सेक्शन भी रीजनिंग होता है, हाँ तो जी। फिर वो किया। उसके बाद में सेकंड में मैंने मेंस की पजल की। अच्छा, ठीक है। मतलब आप हाँ आपका ये स्ट्रैटेजी रहता था कि पहले मुझे एक गो में देखने कौन कौन से क्वेश्चंस मेरे से बन रहे हैं। तो जब इंटरव्यू की बारी आई है ना, प्रीलिम्स भी आपका रिजल्ट आ गया, मेंस का भी आपने प्रिपरेशन के निकाल लिया, फिर आई बारी इंटरव्यू की। इंटरव्यू के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही? आपने क्या पहना था वहां पे? आपका इंटरव्यू कैसा था? आपके कितने मार्क्स आए? जैसे कि 13 नवंबर को हो गया था मेंस का एग्जाम। तो नेक्स्ट डे एनालाइज किया तो जैसे कि मुझे लगा कि हो जाएगा, पर मतलब बॉर्डर लाइन पे होंगी मैं, हाँ, क्योंकि 63 गई थी लास्ट ईयर कट ऑफ, और इस अच्छा। ईयर 66.5 गई है हाँ, तीन। आईबीपीएस पीओ मेंस की। तो फिर और मैंने जब मैं एनालाइज किया था तो मेरे को ये था कि 75 अप्रोक्स आ जाएंगे हम्म, नंबर, मार्क्स 75 आ जाएंगे। तो मुझे ये था हो जाएगा, पर इंटरव्यू पे ज्यादा नंबर लाने पड़ेंगे, हाँ, इंटरव्यू पर ज्यादा डिपेंड कर रहा था मेरा ओवरऑल रिजल्ट। तो फिर मैंने उसी दिन से स्टार्ट कर दी थी मैम, क्योंकि एसबीआई की तो नोटिफिकेशन आई नहीं थी उस टाइम, तो मैं फ्री हो गई थी। ठीक तो है। सबसे पहले तो मैम जैसे मैंने मेरे पीयर ग्रुप से पूछा कि आप लोग कैसे करते थे, आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था। मैम हाँ, मेरे को ये कंफर्म हो गया था कि मेरा नोएडा में आएगा, क्योंकि मैं नोएडा में रह रही हूँ और नोएडा में एसटीसी है। हाँ जी, तो जैसे नोएडा इंटरव्यू ग्रुप बन गया था आपसी में जी, टेलीग्राम पे। हाँ जी, तो वे लोग बता रहे थे कि भाई अ, अगर आपका नोएडा में इंटरव्यू है तो आप तैयार होके जाना, क्योंकि वे लोग अपीयरेंस को ज्यादा देते हैं, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट। तो हाँ, फिर मैंने ना जैसे यूट्यूब पे देखा और आपको भी देखा था, आपने साड़ी पहनी थी। तो हाँ, फिर मम्मा को कहा मम्मा साड़ी पहन लूं मैं, मम्मा कहती हाँ पहन ली अच्छी लगेगी। हाँ, तो फिर मैं आपको पिक भी शेयर करूंगी, मैंने ली थी हाँ, इंटरव्यू में बैंक ऑफ इंडिया एसडी में। हाँ, तो साड़ी पहन के गई। उसके बाद में रही बात प्रिपरेशन की, तो मेरे पास पूरा दिसंबर था। दिसंबर में मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि भाई इंग्लिश में करेंगे, क्योंकि ठीक है। मेरा फर्स्ट टाइम है, मेरे को पता नहीं था कि अच्छा हिंदी में भी दो तो अच्छा निकल हाँ, जाता है इंटरव्यू। हाँ, हाँ, तो इंग्लिश में करेंगे। फिर जैसे ही जनवरी स्टार्टिंग में आई तो बच्चे कहते हैं कि नो, ये डिपेंड करता है कि वो इंटरव्यू पैनल लिस्ट के ऊपर वो कैसे बोलते हैं। हाँ जी, अगर वो आपसे हिंदी में बोल रहे हैं, आप इंग्लिश में दोगे तो खराब हो जाएगा मामला। सही तो बात। फिर मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने हिंदी में भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। हाँ, जैसे इंट्रोडक्शन वाला पार्ट तो प्रॉपर इंग्लिश में हाँ, दूंगी, उसके बाद में जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे बोलूंगी। हाँ, ठीक है। तो ऐसे करते करते जनवरी भी चला गया हिंदी में प्रिपेयर करते हुए। जैसे बैंकिंग का मैंने पढ़ा, उसके स्टैटिक पार्ट। उसके अलावा जो मेरे जैसे होम टाउन है या फिर जैसे मैं हिसार से हूँ और हाँ नोएडा जी, में रह रही हूँ, नोएडा का पढ़ लिया। मेनली मेनली यही चलता रहा। फिर 31 जनवरी को आया रिजल्ट। हाँ, एक्सपेक्टेशन तो थी क्लियर होगा, तो फिर मेरे को लगा डर, मैं बोली अभी तक तो मैं चिल थी, हाँ, अभी वही प्रेशर आ गया है। हाँ, हाँ, तो फिर मेरा 18 फेब को था इंटरव्यू, ठीक है। नोएडा में था। हम्म, तो फिर जैसे 11 फेब से स्टार्ट हो गए थे इंटरव्यू के प्रोसेस। तो फिर जो बच्चे दे आते थे उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछती कैसा रहा कैसा रहा। तो वे लोग मैम होते सब काइंड है, मेरे को भगवान की दया से सब अच्छे पर्सन मिले हैं, सब सपोर्टिव फैमिली मिली है, हाँ, और गाइडेंस के लिए अच्छे टीचर्स भी मिले हैं। हाँ, तो ये वाली चीज हुई। उसके बाद में फिर मेरा इंटरव्यू था 18 फेब को। हम्म, फर्स्ट शिफ्ट में था मैम, 8:30 पे रिपोर्टिंग टाइम था। हम्म, लेकिन मैम जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले टाइम डिले हो गया प्रोसेस, तो मेरा इंटरव्यू अप्रोक्स 12:15 पे स्टार्ट हुआ था और 9 से 10 मिनट चला था। ओके। तो हाँ, तो जैसे मेरी टर्न थी
तो उससे पहले कोई गया हुआ था जैसे, तो वो बाहर आए, मैंने कहा क्या रहा कैसे हैं पैनल। हाँ। तो फिर वो कहते भाई मेरा तो अच्छा नहीं हुआ। बोली, क्या पता नहीं क्या हो गया। हाँ 18 Feb को लास्ट डे था मैम। ठीक है। हाँ। तो मैंने कितने पैनलिस्ट है, नॉर्मली 5 होते हैं, हाँ 1 जी। फीमेल हाँ। 4 मेल हाँ। पैनलिस्ट में। हम्म। कहती 8 है। मैंने क्या 8 पैनल्स है। हाँ वो कहती हाँ 8 पैनलिस्ट है, एक मैम बैठी है लेफ्ट कॉर्नर पे, बाकी सारे मेल है। माय बोली गॉड। इतने कैसे हैं। हाँ। उस दिन मैम दो दो ही ग्रुप बने हुए थे, मतलब ना, हाँ। आप ऐसे समझ लो वे लोग वेले थे। और क्योंकि लास्ट डे था हाँ। इंटरव्यू का, हाँ। और उनको तो अच्छा खासा टाइम लेना था, पूरा दिन ही लगाना था। तो वो तो 9-10 मिनट लिया इंटरव्यू। बोली हाँ। ठीक है भाई देखते हैं। और जब मेरी टर्न थी उससे पहले ब्रेक लिया था उन्होंने 2 मिनट का। तो ठीक उस है। टाइम तो भाई हालत खस्ता हो गई थी, मैं बोली अब पता नहीं क्या होगा क्या होगा। हाँ ठीक है। फिर वे आए और फिर हाँ। मैं दोबारा गई। तो हाँ। उन्होंने पूछा कि हाँ जी गरिमा जी बताइए। मैंने इंट्रोडक्शन ही नहीं ले रही है तो। हाँ। एक तो ये होता है ना, हाँ इंट्रोडक्शन में तो हाँ दूंगी, उससे चार होते हैं। प्रोस्पेक्ट क्वेश्चन आएंगे। हाँ। हाँ, आप रिलेट कर पा रहे होगे, मैंने इंट्रोडक्शन नहीं लिया। उसके हाँ। बाद में फिर कहते अच्छा तो आप नोएडा से हैं। मैं बोली नहीं सर साथ से हूँ, नोएडा में रहती हूँ। फिर हाँ। कहते अच्छा ठीक। मेरे को लगा चलो पूछेंगे ये तो मैं बता दूंगी। हाँ। फिर वे लोग कहते अच्छा तो आपने बजट पढ़ा है। मैं बोली, हाँ। ले इतना सारा पढ़ा हुआ, कुछ कुछ नहीं पूछ रहे वे जो मैंने एक्सपेक्टेड कर रखा था। हाँ। मैं स्टूडेंट्स को ये कहूंगी कि आप इंटरव्यू में ये मत सोचिए कि मैं पढ़ के जाऊंगी वो पूछ लिया जाएगा। ठीक है। अनएक्सपेक्टेड है सब कुछ। ठीक है बात। तो बजट का बिल्कुल मैम। तो बजट का पूछा उन्होंने फिर। तो फिर मैंने कहा हाँ सर पढ़ के आई हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा तो आप ये बताइए कि आपको बजट से क्या एक्सपेक्टेशन थी। ये वाला मैंने तैयार कर रखा था, बता दिया उनको। ठीक है। उसके बाद में फिर उन्होंने नेक्स्ट वाले को दिया, उन्होंने कुछ कॉमर्स के पूछे, वो हाँ बता दिए थी। ठीक पर है। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था जो मुझे आया नहीं था, हम्म। कॉमर्स का ही था वो भी। ठीक है। पता नहीं वो कैसे स्किप हो गया माइंड से। हम्म। उसके बाद में ओवरऑल फिर मैंने कहा नहीं सर। कहते आप तो कॉमर्स के हुई तो बताओ। हाँ। मैं बोली नहीं सर याद नहीं आ रहा अभी। हाँ। हाँ। मतलब नहीं आ रहा था। फिर कहते अच्छा चलो कोई नहीं कोई नहीं, ठीक हाँ। है। फिर लास्ट वाले सर कहते क्योंकि मैंने कहा नहीं सर नहीं आ रहा। तो फिर वो जैसे उनके साइड में जो बैठे थे वो कहते कोई नहीं बैंक में जाके सीख लेगी। मैं बोली चलो एक कॉम्प्लीमेंट तो मिला। हाँ ठीक है। फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है जाओ। मैं बोली ठीक है सर थैंक यू सर करके निकल आई। फिर मैंने पूछा बाहर वाले से कि कितने मिनट चला, तो उन्होंने कहा अप्रोक्स 9 to 10 मिनट चला है। ठीक है। बोली ठीक है भाई अब देखते हैं क्या रहेगा। नहीं आप ये देखो, उसके आपको तो बाद में आपको तो 18 Feb एक को साइन वही मिल गया था कि उन्होंने बोला कि बैंक में जाके सीख लेगी, मतलब दे वर हैप्पी विद यू, है ना। हाँ हाँ। अच्छा। मैम वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, वो ये सोच रहे होंगे कि ठीक है अगले साल सीख लेगी। ठीक उस है। टाइम तो उस टाइम तो कॉम्प्लीमेंट भी यूं लग रहा था पता नहीं डरावना कुछ कह रहे कंपनी। हैं। हाँ ठीक है। तो अभी गरिमा अगर मैं बात करूं, जैसे अभी इंटरव्यू काफी लंबा हो ही गया, हमारा रिकॉर्ड है ना। अगर मैं बात करूं कि एक फाइनल मैसेज जो आप एस्पिरेंट्स को देना चाहें कि यार ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, और जो भी पढ़ रहे हैं यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। आपकी जर्नी से मुझे लग रहा है कि कंसिस्टेंसी इज द की, है ना। आपने आपका गोल पहले से सेट था, आपने 3 इयर्स थोड़ा थोड़ा पढ़ाई कर करके एक पूरा फाउंडेशन बिल्ड कर लिया। उसके बाद जब 5 मंथ्स आपको मिले ग्रेजुएशन के बाद, आपने फुल फ्लेज्ड स्टडी करी, है ना, एंड नाउ यू हैव द जॉब। तो एक फाइनल मैसेज जो आप देना चाहोगे। मैं सिर्फ 3 वर्ड्स कहना चाहूंगी। हम्म। फर्स्ट टाइम मैनेजमेंट, हम्म। सेकंड परसेवरेंस, एंड थर्ड फेथ। ठीक ये है। तीनों अगर आप रखो और थ्रू आउट अपनी हार्डवर्क दो ना मैम, हार्डवर्क पे ऑफ करेगा। बिल्कुल सही। यही मैम एस्पिरेंट्स को कहना चाहूंगी। ठीक है। और मैम बी पॉजिटिव। एक आप अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको एक शेयर करना चाहूंगी। हाँ। जैसे फर्स्ट अप्रैल को रिजल्ट आना था और 9:30 से 10 बजे तक ही आना था। हाँ। तो मैं सुबह 8 बजे रेडी हो गई, मतलब अब क्या करें। तो जैसे फिर थोड़ा मतलब मम्मा ऐसे तो मेरा मन नहीं लग रहा, मैं थोड़ी देर मंदिर जाके आती हूँ, पूजा पाठ हाँ। करके आती हूँ, नवरात्रि भी चल रहे थे उस टाइम। हाँ। तो फिर आई, फिर मैं बोली मम्मा, क्योंकि उस टाइम ना कट ऑफ पहले आ जाती है, तो हम्म। देखा मैंने 42.69 गई है कट ऑफ। ठीक है। तो बोली अब मम्मा क्या होगा पता नहीं, क्योंकि मेरे ओवरऑल मार्क्स 31 बैठे थे। ठीक है। तो फिर बोली इतने देंगे तो इतना हो जाएगा, इंटरव्यू में इतने मिल जाएंगे ऐसे ऐसे करके। तो फिर मम्मा ने कहा अच्छा तेरा ब्लड ग्रुप क्या है। मैंने कहा बी पॉजिटिव। मम्मा बोली बी पॉजिटिव।
फिर ठीक है। फिर बोली ठीक है, अब तो पॉजिटिव ही रहना है। हाँ। फिर चेक किया, इंटरव्यू हो गया। तो उस दिन कैसा माहौल था घर पे? क्या, कब, कैसे, क्या हुआ? आपका क्या रिएक्शन था? आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? आपके सिबलिंग्स का क्या रिएक्शन था? यस मैम, मतलब पहले तो तनाव का माहौल था, क्योंकि 9:30 से 10 नहीं मुश्किल हो गए थे मैम उस दिन। पता नहीं टाइम ऐसा लग रहा है चल रहा है या नहीं चल रहा। तो 1 अप्रैल को मैम रिजल्ट आना था 9:30 से 10 बजे तक, हाँ। और मैं 8 बजे रेडी हो गई थी। ठीक है। तो अब ये 9:30 तक कैसे बजाएं। फिर मैंने नवरात्रे चल रहे थे उस टाइम, हाँ। मैं कहती हूँ मंदिर जा आती हूँ, हाँ। थोड़ी पूजा पाठ कर लेती हूँ पॉजिटिवनेस के लिए। तो फिर हाँ। मैं आई, तो मैं 8 बजे से लेकर 9 बजे तक आज 1 घंटा कर लिया। अब वो क्या हाँ। करूँ, 9:30 नहीं बज रहे। हाँ। फिर जैसे मम्मा ने कहा अच्छा तेरा ब्लड ग्रुप क्या है, हाँ। मैंने कहा बी पॉजिटिव। फिर हाँ। मम्मा ने कहा ओ बी पॉजिटिव बेटा, बी पॉजिटिव अच्छा ही होगा। हाँ। ठीक है। ठीक तो है। फिर उस टाइम फिर साढ़े मैम कट ऑफ ना पहले आ जाती है, फोर्टी टू हाँ पॉइंट जी। सिक्स नाइन गई थी कट ऑफ। ठीक है। मुझे लगा पता नहीं होगा नहीं होगा, हम्म। क्योंकि इंटरव्यू के ऊपर ज्यादा डिपेंड कर रहा था। हाँ जी। तो हाँ। और मेरे मेंस में 31 नंबर निकल रहे थे ऐसे। हम्म। तो मेरे को ये था कि इतना मिल जाएगा, कि इतना चाहिए इसके लिए। तो ठीक है। फिर कैलकुलेट कर रहे थे, फिर मम्मा ने कहा शांत रहे अच्छा होगा, हाँ। क्योंकि तेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है तो इतना क्यों घबरा रही है। हाँ, और सही मैम बात है। मेरे मन में ये था कि प्री भी निकल गया, मेंस भी निकल गया, इंटरव्यू भी दे दिया, अगर लास्ट स्टेज पे रह जाएंगे ना तो हम्म। अगेन 1 ईयर पूरा साल लगेगा, क्योंकि आगे सही बात। एसबीआई पीओ भी नहीं दिख रहा था मुझे। हाँ। तो फिर आज शांत रहे। फिर जैसे रिजल्ट चेक किया, हाँ। 9:37 पे आया था शायद रिजल्ट। तो ठीक है। चेक किया तो हो गया था उसमें। तो उस टाइम इतने खुश थे, मतलब मैं तो लिटरली रोने लग गई थी। मम्मा ने कहा तू रो क्यों रही है ऐसे ही होता है यार। तो पता है क्या होता है, पूरी अपनी मेहनत सामने आ जाती है यार उस दिन। जब रिजल्ट आता है ना, ऐसे लगता है कि यार पूरी, मैं, मेरा भी यही रिएक्शन था। मैं भी रोने, मैंने भी अकेले चेक किया था और मैं भी रोने लगी थी। मतलब मेरी पूरी स्लीपलेस नाइट्स मेरे सामने आ गई कि यार इतनी मेहनत मैंने करी है ना, मॉक्स दिए, मेहनत करी, अपनी इम्प्रूवमेंट करी, वीकनेस के ऊपर काम किया। तो वो चीज होती है कि एक एस्पिरेंट ही समझ सकता है कि हाँ, क्यों वो बंदा रोने क्यों लगता है। आई कैन टोटली रिलेट इट विद यू। अच्छा, फिर उसके बाद वो सबको खुशी के फोन। आंसू होते हैं हाँ, वही एग्जैक्टली। बिल्कुल जी मैम, सबको बताया। हाँ। उस टाइम मम्मा थी पास में, पापा और भाई शॉप पे थे। ठीक तो है। वहां जाके बताया, पापा बोले बहुत बढ़िया। फिर सब हाँ। फैमिली मेंबर्स को बताया, सब एकदम खुश थे बल्कि मैम मेरी फ्रेंड्स ना मेरे स्कूल में मेरे को बच्चे बच्चे करके बुलाते थे। तो हाँ। फिर मैंने जैसे मेरी फ्रेंड को बताया, तो उसने उसने ना मतलब ग्रुप में डाला, तो उसने सबसे पहले ये लिखा गाइस बच्चे बड़े हो गए हैं तो मेरे को वो वाली फीलिंग ऐसी थी कि अच्छा अब तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं। तब करके वो बहुत बहुत ज्यादा खुश थे। बहुत मतलब उस टाइम मैम ब्लेस्ड, ग्रेटिट्यूड, बस यही फीलिंग थी कि हाँ, भगवान सुनते हैं सबकी, अगर मेहनत हार्डवर्क करो तो पे हाँ। ऑफ होता है। यस, एग्जैक्टली। तो फिर मैम उस दिन रिजल्ट चेक करने के बाद, पेरेंट्स को बताने के बाद, फिर मंदिर गए। हाँ। वहां जाके भगवान को थैंक यू बोला सबसे पहले तो। उसके हाँ। बाद में फिर सब फैमिली मेंबर्स की फोन ही बज रहे थे उस दिन, तो पूरे दिन फोन पे लग गए। ठीक है। और मतलब वो दिन सबसे बेस्ट था। हाँ। 9:30 से पहले तक जितना यूं था ना कि क्या हो, बाद में जाके डबल हो गई खुशी। हाँ, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। जब मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली हार्ड वर्क पेज ऑफ, है ना। तो ठीक है गरिमा, आई एम हाँ वेरी जी। हैप्पी एंड आई एम श्योर बहुत सारे एस्पिरेंट्स आपकी जर्नी के साथ रिलेट करेंगे, एंड जो अभी ग्रेजुएशन स्टार्ट करेंगे उनको एक ये चीज सीखने को मिलेगी कि अगर हम साथ में थोड़ा थोड़ा भी पढ़ाई करेंगे तो एट द एंड हमारे हाथ में एक जॉब हो सकती है, जो कि वन ऑफ द प्रेस्टिजियस बैंक्स की जॉब है ना। तो आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड एज वेल फ्रॉम यू कि कंसिस्टेंसी जी मैम। इज द की। एंड ऑल द बेस्ट टू यू फॉर योर फ्यूचर, है ना। एंड तो हम यहाँ पे इसको एंड करते हैं। कुछ अगर आपको बोलना है लास्ट में तो योर प्लेटफॉर्म इज योर्स, आपके लिए ही ये प्लेटफॉर्म आज। यस मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैम थैंक यू सो मच, आपने यहाँ बुलाया। मुझे इतनी खुशी कि मैं अपनी जर्नी शेयर कर पा रही हूँ, मैं स्टूडेंट्स को हेल्प कर पा रही हूँ। जो जो चीज मेरी लैकिंग रही, वो चीज के ऊपर वो इम्प्रूवमेंट करके अब मैं चाहती हूँ वो भी आप यहाँ पे आके आपके साथ इंटरव्यू दे, मेरी मिस्टेक से सीख के। एंड थैंक यू सो मच, बस यही कहना चाहूंगी।
थैंक यू। ठीक है, ओके, we'll end this video, हाँ। So guys, this was Garima's inspiring story. From doubts to discipline, from BCom to bank PO, and I am sure कि आपको इनकी जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि कैसे रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करके भी हम सिलेक्शन ले सकते हैं। और अगर आप भी ऐसा ही सपना देख रहे हैं तो प्लीज़ अपनी पढ़ाई पे लग जाइए। एंड बैंक का एग्ज़ाम निकालना कोई टफ काम नहीं है अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ते हैं तो। आपने देखा कि गरिमा ने कैसे इन 3 to 4 years में रोज़ थोड़ा थोड़ा कॉलेज के साथ पढ़ाई करके इतनी अच्छी जॉब इतनी छोटी एज में हासिल कर ली है। तो स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। बाय।